अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर राबिया नौरीन आपको लाहौर आईएसएम की तरफ से खुश आमदीद कहती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपका उर्दू सब्जेक्ट में गज़ल के सिलसिले में आज दूसरा लेक्चर है। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला हमारा कुछ अर्से तक जारी रहेगा जब तक कि इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हालात बेहतर होती हैं तो जल्द ही क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। गज़ल हमने पढ़ी थी, गुज़श्ता जो लेक्चर था उसमें हमने मीर तकी मीर की गज़ल के पहले 3 अशार पर नज़रसानी की थी, उसकी तशरीह करने की कोशिश की थी। अब आप देखिए कि उसी गज़ल का दूसरा हिस्सा लेक्चर नंबर 2 में आपको मीर तकी मीर की गज़ल, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मीर तकी मीर गज़ल का बादशाह कहलाता है। और गज़ल के मीनिंग मैंने आपको बताए थे कि औरतों से बातचीत करना यानी वो लबो लहजा अपनाना जो ख़वातीन से बातचीत करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन में, आम लाइफ में। तो आज हम गज़ल का चौथा शेर देखेंगे कि उसमें क्या शायर आपको बताना चाहते हैं। शेर पढ़िए साहब के बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ। बार बार का मतलब है आप किसी चीज को रिपीट करते हैं, अगेन एंड अगेन आप किसी चीज की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे शायर अपने मजाजी महबूब के हवाले से बात बयान करना चाहता है कि मैं इस कदर बेचैन हूँ अपने महबूब से मिलने की खातिर, इस कदर बेकरार हूँ, इस कदर परेशान हूँ कि मैं बार बार उसके दर पे जाता हूँ। यानी मजाजी महबूब की तरफ इशारा किया गया है। और दूसरे ही मिसरे में वो बताते हैं कि हालत अब इज़्तिराब की सी है। नया वर्ड आपके सामने आया है, इज़्तिराब। इज़्तिराब का मतलब होता है बेचैन होना, मुस्तरिब होना। और पहले मिसरे में आपके पास लफ्ज आया दर। दर का मतलब है दरवाजा। बार बार उसके दर पे जाता हूँ यानी बार बार महबूब के दरवाजे पे जाता हूँ। मेरी हालत अब इज़्तिराब की सी है, बेचैन है, बेकरार है, मुस्तरिब है। इसी से रेलिवेंट मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ कि उन्हें खत में लिखा कि दिल मुस्तरिब है, जवाब उनका आया मोहब्बत न करना। उन्हें खत में लिखा कि दिल मुस्तरिब है, जवाब उनका आया मोहब्बत न करना। तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था, बहल जाएगा दिल बहलते बहलते। अब यहाँ पे बहुत सारे शोरा कराम ने अपने अपने मिजाज के मुताबिक शायरी की है। इस शेर का जो फलसफा है, ये जो बात शायर आपके सामने बयान करना चाहते हैं वो ये है कि मैं अपने महबूब की तरफ बार बार जाता हूँ, इज़्तिराब की हालत में, बेचैनी की हालत में उसके दर पे जाता हूँ। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि महबूब की तरफ वो तवज्जो नहीं होता और तवज्जो नहीं देता। वो कहते हैं मेरा जो हालत है, मेरी जो इस वक्त दिल की कैफियत है वो बहुत बेचैन है, बहुत बेकरार है। उम्मीद है पहले शेर की आपको समझ आ गई होगी। शेर नंबर 5 की तरफ जाते हैं। गजल का 5वां शेर है आपका। शायर यहाँ पे कहते हैं कि मैं जो बोला कहा कि ये आवाज, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। लफ्ज की सी मैंने पहले भी आपको गुज़श्ता लेक्चर में बताया था। किसी चीज की मानित करार देने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है या किसी चीज के जैसा करार देने के लिए कोई वर्ड इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब किसी का मतलब है उस जैसा, यानी किसी चीज को दूसरी चीज के साथ तशबीह देने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे मैं जो बोला, अब वहां पे वो कहता है कि मैं किसी महफिल में जाता हूँ तो जब मैंने आवाज दी, मेरे महबूब ने मेरी आवाज को सुन के कहा ये उसी खाना खराब की आवाज है। खाना खराब लफ्ज आपके सामने आया। खाना खराब का मतलब है उजड़ा हुआ, तबाह शुदा, कोई चीज जो बिल्कुल तबाह हो चुकी हो, उसके बारे में ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। अब इसके 2 तरह से मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग ये है कि चूंकि मीर तकी मीर की हम लाइफ का थोड़ा सा तज्जिया करें तो हमें पता चलता है कि मीर तकी मीर की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें थी, बहुत सारे दुख थे, बहुत सारे ऐसे हालात उसकी जिंदगी में आए जिसने उसके दिल को खस्ता कर दिया था, बहुत परेशान कर दिया था।
अब इसी बात को थोड़ा सा ऑथेंटिक बयान करने के लिए मैं आपको यहाँ बताती चलूं, मोहम्मद आलम अदील की किताब है इंसान की अंदरूनी कुव्वतें, उसका सफा नंबर 59, उसके ऊपर वो ये बात बयान करते हैं कि एक दफा मीर साहब के वालिद मुसल्ले पे बैठे इबादत कर रहे थे, तो मीर तकी मीर ने अपने बाप से सवाल किया कि आप हर वक्त मुसल्ले पे क्यों बैठे रहते हैं? तो वालिद साहब ने जवाब दिया कि बेटा जब आप इश्क करेंगे तब आपको इसका अंदाजा होगा। वालिद साहब चूंकि इश्क के हकीकी में मुब्तला थे, कुछ अरसे के बाद मीर तकी मीर को भी इश्क हुआ, दुनियावी यानी मजाजी इश्क की तरफ गए, उन्हें इश्क में नाकामी हुई, तो उनकी शायरी में इन चीजों का भी जिक्र है। क्योंकि जो भी शायर होता है उसके गुज़श्ता हालात जो होते हैं वो उसकी शायरी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ शेर को हम जरा वसी पैमाने पे देखें तो हमें नजर आता है कि वो किसी महफिल में जाता है और जब उसकी आवाज निकलती है, शायर की आवाज निकलती है, तो उसका महबूब वहां पे मौजूद होता है, तो वो ये कहता है फौरन आवाज सुन के कि ये तो उसी खाना खराब की आवाज है। यहाँ खाना खराब को आप तंज के मीनिंग में ले सकते हैं और खाना खराब को आप उजड़े हुए के मीनिंग में ले सकते हैं, यानी कि उसके गुज़श्ता हालात को महबूब जानता था। मेरा ख्याल है इस शेर की भी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई आपको मसला हो तो आप राब्ता कर सकते हैं, ताकि मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से इसके बारे में ब्रीफ कर लूं। शेर नंबर 6 हमारा गजल में आतिशे गम, आतिशे यहाँ पे जेर है। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे लफ्ज है आतिशे गम, तो शे की आवाज निकल रही है आतिशे गम। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, इस शीन के नीचे जेर है। जब शीन के नीचे या किसी भी वर्ड के नीचे जेर होती है, जैसे लफ्ज है मुसलमानाने हिंद, मुसलमानाने हिंद, तो नून के नीचे जेर है ना कि बड़ी। अब अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, आतिशे ऐसे, ये गलत होता है, ऐसे नहीं लिखते। जिसके नीचे जेर होता है उसकी आवाज ऐसे आती, आतिशे गम, यानी आतिश आग को कहते हैं। आतिशे गम यानी गम की आग, ए लफ्ज है आतिशे गम, गम की आग में दिल भुना शायद। अब जब कोई चीज बहुत ज्यादा जिसके नीचे आग लगाई जाती है वो भुनती हुई महसूस होती है, भुन जाती है, देर से भूख कबाब की सी है। अब शायर कहता है कि मेरा जो दिल है वो महबूब की मोहब्बत में, उसके कुर्ब में, उसके साथ मेरी दिलजोई में इस कदर करीब हो चुका है कि मैं उसकी जुदाई में रोता रहता हूं। और मेरा दिल जो है आतिशे गम से, यानी गम की इतनी आतिश है, इतनी आग है कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कबाब भुना जा रहा हो, और कबाब के भुनने की जो बू होती है, यानी आप उसे खुशबू में भी ले सकते हैं, आप उसे बू के मीनिंग में भी ले सकते हैं। तो बू जो है ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कबाब की भूनने की बू आ रही हो। अब यहाँ पे शायर के जज्बात की इंतहाई शिद्दत आपको महसूस होगी कि उसका दिल जो है गम में इस कदर भुना जा रहा है कि उसका दिल ऐसे महसूस होता है जैसे कोई कबाब हो और वो भुना जा रहा हो, उस जैसी उसकी बू है। उम्मीद है ये शेर भी आपको समझ आ गया। अब इस गजल का लास्ट जो शेर है हमारे पास, ये है शेर नंबर 7। इस शेर अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती चलूं बेटे कि जो गजल का पहला शेर है, गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गजल का पहला शेर गजल का मतला कहलाता है। मतला लफ्ज कैसे लिखते हैं, गौर से देखिए, मतला, ये देखिए, मतला जो है वो गजल का पहला शेर होता है। गजल का पहला शेर, उसे हम मतला कहते हैं। अब गजल का जो आखिरी शेर होता है उसको हम मक्ता कहते हैं। मक्ता कौन सा लफ्ज है, मक्ता, मीम का तो ऐन, मक्ता गजल के आखिरी शेर को कहते हैं। शेर आप साथ साथ पढ़ें, कोशिश करें कि तलफ्फुज आपका दुरुस्त हो। मीर उनकी नीम बाज आंखों में, मीर उनकी नीम बाज आंखों में। मीर शायर का नाम है। जिस लफ्ज के ऊपर, शायर के नाम के जिस हिस्से के ऊपर ये
लगा होगा निशान ऐसे, तो इसको हम तखल्लुस कहते हैं शायरी की जुबान में। इसे तखल्लुस यानी शायर अपने नाम के साथ कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है जो उसके नाम के साथ, यहाँ पे देखें ये लफ्ज लगा है मीर, इसका मतलब है ये शायद तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है। मीर, अब यहाँ पे भी आप इस निशान को लगाना, मीर उनकी नींद बाज आंखों में। लफ्ज नींद बाज आपके पास पहली मरतबा आया। नींद बाज का मतलब होता है आधी खुली हुई आंख। इसी हवाले से मैं आपको फराज का एक शेर सुनाती हूँ। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। अब यहाँ पे मीर का जो शेर है उसमें ये बात पहले मिसरे में बयान की जा रही है कि मेरे महबूब की जो आंखें हैं वो ऐसी हैं जैसी आधी खुली हो और आधी बंद हो। जैसे आपने देखा हो ट्यूलिप को, गुलाब खिलने से पहले जो उसकी सिचुएशन होती है, ना वो खिला होता है ना वो प्रॉपर बंद होता है, ट्यूलिप जैसे कर। यहाँ पे मीर कह रहा है कि मेरी जो महबूब की आंखें हैं वो नींदबाज हैं, सारी मस्ती शराब की सी है। अब वो कहता है कि मेरी जो महबूब की आंखें हैं वो इस कदर खूबसूरत है, इस कदर हसीन है जैसे उसमें शराब जैसी मस्ती हो। इसी हवाले से मैं आपको मजीद शेर सुनाऊंगी जो इसी से रेलिवेंट है कि तुम यूं ही नाराज हुए वरना, तुम यूं ही नाराज हुए वरना मैं खाने का पता, हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। अब इसका मतलब मीर का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जिस तरह शराब का नशा इंसान के ऊपर तारी हो जाता है और उसकी आंखों पर उसका अपना इख्तियार नहीं होता, रेड उसकी आंखें होती हैं और खूबसूरती से आधी खुली और आधी बंद नजर आती हैं, तो महबूब की आंखें भी इसी तरह नजाकत के साथ आधी खुली और आधी बंद नजर आती हैं। यहाँ पे शायद अपने महबूब की आंखों को शराबी आंखों जैसा करार दे रहा है कि मेरे महबूब की आंखें शराबी है, खूबसूरत है और बहुत ज्यादा हसीन है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारा नशा उसकी आंखों के अंदर मौजूद हो, यानी शराब के साथ यहाँ पे तशबीह दे रहा है। अब ये सोचने वाले की सोच पे डिपेंड करता है कि वो अपने महबूब की आज़ा को किसके साथ तशबीह देता है। हर बंदे के सोचने का अपना एक दायरा कार है, जहाँ पे खूबसूरती और शराब के साथ तशबीह दी है। मीर तक मीर की गजल आपकी इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको गजल जो है वो समझ आ चुकी होगी। इस हवाले से अगर आपको कुछ मजीद मालूमात चाहिए हो तो एडमिन ऑफिस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।